नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वसनीय हिंदी समाचारों के इस चैनल RNA में। भारत मौसम विज्ञान ने कहा है कि चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। चक्रवात 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, सिक्किम, झारखंड, बिहार, असम और मेघालय शामिल है। सरकार ने एक समय सारणी जारी की है जिसमें चक्रवात यास की तीव्रता और उसके नए रास्ते के बारे में भविष्यवाणी की गई है। इसमें उड़ीसा सहित कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी है। बकौल सरकार, चक्रवात के उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की काफी आशंका है और अगले 6 घंटों में भीषण चक्रवात तूफान के रूप में बदल सकता है। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने मंगलवार को कहा कि चक्रवात यास गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है, जिसके साथ आशंका है कि शाम तक हवाओं की गति भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा, हवाओं की गति कल 160 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाएगी। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NDRF ने 115 टीमें तैनात की हैं। इधर 24 मई से 29 मई के बीच दक्षिण भारत और कोलकाता जाने वाली लंबी दूरी की 38 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बताया कि चक्रवात यास के तट से टकराने से पहले हुगली के चुनसुराह में एक बवंडर के दौरान बिजली की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। ममता ने आगे कहा कि बवंडर के कारण 80 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 4 से 5 लोग घायल भी हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने कहा है कि चक्रवात यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका के बीच पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में निचले इलाकों से 8,09,830 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं उड़ीसा के तटीय जिलों से कुल 1,55,129 लोगों को निकाला जा चुका है। यास से 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी प्रभावित हो सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं और 14 अप्रैल 2021 के बाद पहली बार है जब 2 लाख से कम मामले मिले। वहीं इस दौरान कोविड-19 से 3,511 लोगों की मौत हुई, जो कि 27 दिनों में सबसे कम है। देश में संक्रमण के कुल 2,69,48,874 मामले मिल चुके हैं, जबकि 3,07,231 मौतें हुई हैं और देश में कोविड-19 के 25,86,782 सक्रिय मामले हैं। भारत में 40 दिन के बाद 2 लाख से कम नए कोविड-19 के केस मिलने के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को दैनिक मामलों में लगातार हो रही कमी दिखाता एक ग्राफ शेयर किया है। इस महीने की शुरुआत में 4 लाख दैनिक मामले मिलने के बाद कुछ दिनों से नए केस की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले घटकर 25,86,782 हो गए हैं और अब यह संख्या कुल मामलों की 9.60% है। कर्नाटक में सर्वाधिक 4,40,456 केस एक्टिव हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र 3,30,215 का स्थान है। वहीं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सक्रिय मामले वाले राज्यों के अन्य राज्यों में हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अपर सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में 24 घंटों में कोविड-19 के 3,723 नए मामले सामने आए हैं और 163 मरीजों की मौत हुई। यूपी में कोविड-19 का रिकवरी रेट 94.7% है और एक्टिव केसों की संख्या 69,828 है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के कुल 4,73,62,430 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा यूपी में अब तक 1,31,80,187 लोगों को पहली और 35,63,047 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इधर दिल्ली में लगातार तीसरे दिन मंगलवार को कोविड-19 के 2,000 से कम 1568 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 से 156 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों का आंकड़ा 23,565 पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 2.14% हो गई है और 4,251 लोग संक्रमण मुक्त भी हो गए हैं। इधर प्रयागराज उत्तर प्रदेश गंगानगर के SP धवल जायसवाल ने कहा है कि गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाना नियमों के खिलाफ है और हमने लोगों से ऐसा न करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन लोगों के रीति रिवाजों के आधार पर उनके प्रियजनों का अंतिम संस्कार कराने में उनकी मदद कर रहा है। इधर एक अन्य खबर में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगलवार को IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का नया निदेशक नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश VN रमणा और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के अधिकारी जायसवाल वर्तमान में CISF के DG हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा, हमें वोट देने वालों और वोट न देने वालों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया, न ही कभी करेंगे। दूसरों की तरह कुछ चुनिंदा लोगों की मदद करने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर नागरिक के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है, हर जान मायने रखती है। इसी तरह लोगों की जान बचाते रहेंगे। इधर 12वीं के लगभग 300 छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस एन.वी. रमणा को एक पत्र लिखकर याचिका दी है कि महामारी के बीच सीबीएसई के ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले को रद्द किया जाए। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार को मूल्यांकन के लिए एक वैकल्पिक योजना उपलब्ध कराने का निर्देश देने की भी मांग की है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि वह 28 मई शुक्रवार को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण मंगलवार को शुरू हुआ था, जो बुधवार तक चला और ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को होगी। इधर बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है और उनसे बातचीत कर समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को किसानों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का बसपा समर्थन करती है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं से पहले सभी परीक्षार्थियों का कोविड-19 टीकाकरण कराने की मांग दोहराई है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया, पहले टीका फिर परीक्षा। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी है। बकौल बोर्ड प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू में साइबर कैफे आदि बंद होने से आ रही दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई की गई थी। पूर्ण चंद्र ग्रहण 26 मई को दिखाई देगा, जिसे सुपर ब्लड मून चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। चंद्रमा के उदय होने के बाद ग्रहण का आंशिक रूप अगरतला, कोलकाता, ईटानगर, पुरी, शिलोंग समेत कई जगह से भारत में कुछ समय के लिए दिखाई देगा। आंशिक रूप से भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 बजे शुरू होगा और शाम 6:23 पर खत्म होगा। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि किशोरों में उसकी कोविड-19 की वैक्सीन फेज 2 और 3 के अध्ययन से पता चला है कि 2 खुराक के 2 हफ्तों के बाद 12 से 17 आयु वर्ग के किशोरों में वैक्सीन 100% प्रभावी थी। अध्ययन में अमेरिका के 18 वर्ष से कम आयु के 3,732 किशोर शामिल थे। पहली खुराक के बाद वैक्सीन 93% प्रभावी पाई गई है। मॉडर्ना का कहना है कि किसी गंभीर सुरक्षा चिंताओं की पहचान नहीं हुई। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों को खतरा को लेकर चेतावनी देते हुए सभी देशवासियों के लिए टीके की व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी थी, उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे। इधर टूल किट केस में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर को पत्र लिखकर 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया टैग देने की मांग की है। सुरजेवाला ने पत्र में 11 मंत्रियों के ट्वीट के लिंक को शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि ये ट्वीट ट्विटर द्वारा पहले से लगाए गए मैनिपुलेटेड मीडिया टैग के समान ही हैं। भारत पाक युद्ध 1971 के लिए वीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त कर्नल पंजाब सिंह का 79 वर्ष की आयु में कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण चंडीगढ़ में निधन हो गया। इससे पहले उनके बड़े बेटे अनिल कुमार की 21 मई को कोविड-19 के कारण मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले पंजाब सिंह 6 सिख रेजिमेंट से रिटायर हुए थे और कुछ ही दिनों पहले कोविड-19 से उबर चुके थे। इधर लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित मेदांता अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित सपा सांसद आजम खान की हालत गंभीर लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। अस्पताल ने बताया कि सोमवार को हुई जांच में आजम खान के फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी होने का पता चला है। अस्पताल के मुताबिक उन्हें 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इधर मौसम विज्ञान IMD के मुताबिक दिल्ली में इस वर्ष मई के महीने में 144.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो पिछले 13 वर्षों में इस महीने में सर्वाधिक है।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 से मौत का डर अग्रिम जमानत का आधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत याचिकाओं पर फैसला करते समय मामले की गंभीरता पर विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने 130 आपराधिक मामलों के आरोपी को जमानत दे दी थी और यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर तत्काल सहायता प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हेल्पलाइन नंबर 8821333897 भी जारी किया है। ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे एनजीओ से इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा गया है। इधर कोविड-19 से संक्रमित पश्चिम बंगाल के 77 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि भट्टाचार्य का ऑक्सीजन स्तर 90% पहुंच गया था। पूर्व सीएम की पत्नी मीरा भी कोविड-19 पॉजिटिव थी, हालांकि अब वह संक्रमण से उबर चुकी है। इधर एक अन्य खबर के मुताबिक गंगटोक सिक्किम के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 2 मठों के 99 बौद्ध भिक्षु कोविड-19 से संक्रमित मिले हैं। बकौल अधिकारी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल रूमटेक मठ में 37 बौद्ध भिक्षु रविवार को कोविड-19 पॉजिटिव मिले थे। वहीं शनिवार को गंगटोक के भुजांग मठ में 62 भिक्षुओं के संक्रमित मिलने पर मठ को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। संक्रमित प्रचारकों के संपर्क में आए साधुओं का पता लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को आगामी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है और कर्फ्यू को आगे बढ़ाने से संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। राज्य में 25,989 सक्रिय केस हैं। हिमाचल में पॉजिटिविटी दर पिछले 7 दिनों में 38.1% से घटकर 19.5% रह गई है। कुआलालंपुर मलेशिया में सोमवार रात एक टनल में 2 मेट्रो ट्रेनों की टक्कर हो जाने से 200 से अधिक लोग घायल हो गए। 47 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मलेशिया सरकार ने इसे 23 साल में पहला बड़ा क्रैश बताया है। इधर चीन ने उन रिपोर्टों को बिल्कुल झूठ और आधारहीन बताया है जिसमें यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता कोविड-19 जैसे लक्षणों के कारण नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती हुए थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने बताया कि अमेरिका लैब लीक थ्योरी को बढ़ावा देता रहा है। क्या यूएस को इस बात का पता लगाने की परवाह है या वह बस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? जापान ने मंगलवार को कोविड-19 के B1617 वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए भारत व 5 अन्य दक्षिण एशियाई देशों से आए यात्रियों के लिए क्वारंटीन अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। जापानी सरकार के मुताबिक भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका से आने वाले यात्रियों को अब 6 दिन के बजाय 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। हांगकांग में 213 करोड़ में बिका पर्पल पिंक डायमंड अभी तक नीलाम हुआ ऐसा सबसे बड़ा हीरा है। क्रिस्टी के अनुसार द सकूरा नामक यह पर्पल पिंक डायमंड प्लेटिनम व सोने की अंगूठी में जड़ा हुआ है और इसकी सफल बोली एक एशियाई निजी खरीदार ने लगाई है। द सकूरा का मतलब होता है चेरी ब्लॉसम। इस डायमंड को फैंसी विविड कैटेगरी में रखा गया है। अमेरिकी कंपनी लैंडामस रियल्टी वेंचर्स ने एक अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक फ्रंट पेज विज्ञापन छपवाकर भारत में 500 अरब डॉलर के निवेश की पेशकश की है। कंपनी ने कहा, हमारे पास भारत को महामारी मुक्त बनाने की ठोस योजना है। अनुरोध है कि हमें इसे पेश करने का मौका दें। ज़ोबा कॉर्प के अनुसार बेंगलुरु में इसी नाम से एक कंपनी सक्रिय है। इस खबर पर कई यूजर्स ने संदेह जताया है। इधर टाटा स्टील ने कहा है कि वह कोविड-19 के कारण मरने वाले अपने कर्मचारियों के परिवार आश्रितों को मृतक की 60 वर्ष की आयु तक, जिसे सेवानिवृत्ति की आयु भी कहा जाता है, मासिक वेतन देगी। इसके अलावा मेडिकल व आवासीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही टाटा स्टील अपने मृत फ्रंटलाइन वर्कर्स के बच्चों की शिक्षा का भी खर्च वहन करेगी। पेरू पुलिस ने बताया है कि विद्रोही संगठन शाइनिंग पाथ के सदस्यों ने 2 बच्चों समेत कम से कम 16 लोगों की हत्या कर दी है। बकौल पुलिस घटना स्थल पर कुछ पर्चे मिले हैं जिनमें लोगों को 6 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने को कहा गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना की निंदा की है। फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि उसका लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम उन मुद्दों पर सरकार से चर्चा जारी रखेंगे जिनके लिए और बातचीत करने की जरूरत। फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियमों की घोषणा हुई थी और 26 मई से ये प्रभावी होंगे।
अर्थशास्त्री नूरियल रूबिनी ने कहा है कि बिटकॉइन न तो मुद्रा है और न ही संपत्ति, और क्रिप्टो करेंसी एक बबल के अंदर है। उन्होंने कहा कि जब किसी वस्तु की कीमत उसके मौलिक मूल्य से बहुत अधिक होती है तब बबल बनता है। हम क्रिप्टो करेंसी का मौलिक मूल्य भी नहीं जान सकते और इसके बावजूद इसकी कीमतें नाटकीय रूप से बढ़ी हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी और उसके समान अन्य संपत्तियां लोगों के लिए खतरा है। बकौल बेली, मैं क्रिप्टो संपत्ति को लेकर संशय में हूं क्योंकि यह खतरनाक है और इसके लिए लोगों में बहुत उत्साह है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यदि लोग अपना सारा धन गंवाने को तैयार हैं तभी क्रिप्टो करेंसी खरीदें। व्हाट्सएप ने कहा है कि उसकी नई पॉलिसी को स्वीकार न करने वाले लोगों के लिए ऐप की कार्यक्षमता को कम नहीं करेगा और उन्हें लगातार इसे लेकर रिमाइंडर भेजता रहेगा। इधर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया है कि रेसलर सुशील कुमार के खिलाफ आपराधिक जांच चलने के कारण उन्हें उत्तर रेलवे में नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। 23 वर्षीय रेसलर सागर राणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक के पद पर तैनात थे। कोविड-19 की महामारी के बीच बिहार की चर्चित शाही लीची की पहली खेप सोमवार को यूके भेजी गई। यह लीची जीआई सर्टिफाइड उत्पाद है, जिससे कोई भी उत्पादक बाजार में इसी प्रकार के उत्पाद के लिए इनके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। बिहार में लीची की बिक्री से सालाना लगभग 1000 करोड़ की कमाई होती है। मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण, बेगूसराय, वैशाली और समस्तीपुर में उगाई जाती है शाही लीची। इस महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 13वीं बार इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 23 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 93 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे की वृद्धि के साथ 84 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल व डीजल के दाम 99.71 रुपए प्रति लीटर और 91.57 रुपए प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 93.49 रुपए प्रति लीटर है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। जी बिजनेस की खबर के अनुसार सोने से बनी ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। नए नियमों को 1 जून से लागू करना था, लेकिन महामारी कोरोना के चलते इसे एक बार फिर टाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग के नियमों में एक बार फिर से ढील का ऐलान किया है। 15 जून 2021 तक इसे टाला गया है। मतलब अब 16 जून से हॉल मार्किंग के नियम लागू होंगे। इसके बाद देश में सिर्फ हॉल मार्क वाली ज्वेलरी ही बिकेगी।